शौर्य, त्याग, बलिदान और भक्ति का प्रतीक है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज इसी चित्तौड़गढ़ किले की हम यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला पूरे एशिया में सबसे बड़ा किला है। ये किला लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी बाउंड्री लगभग 13 किलोमीटर की है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जिस रास्ते से किले पर जा रहे हैं 15वीं सदी तक ये किले का पिछला भाग था। यहाँ से 7 दरवाजे पार कर हम किले के मेन एंट्री गेट पर पहुँचते हैं। सन 734 से लेकर 1559 तक मेवाड़ राजवंश ने चित्तौड़गढ़ से अपना साम्राज्य चलाया और आगे 1560 से उदयपुर कुंभलगढ़ मेवाड़ की अगली राजधानी बनी। चित्तौड़गढ़ किले की नींव 5वीं सदी में मौर्य साम्राज्य के राजा चित्रांगन ने डाली थी और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम चित्तौड़गढ़ पड़ा। आगे सन 734 में गुजरात से आए बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बना मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की। किले पर जाने के रास्ते में जैसे ही दूसरे दरवाजे को पार करते हैं, सड़क के बगल में जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। सन 1567 में जब अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया था, तब दोनों ही योद्धाओं ने मुगल सेना से कड़ा युद्ध किया। युद्ध में बारूद फटने से जयमल राठौड़ की दोनों टांगें टूट गई। तब उन्होंने कल्लाजी के कंधों पर बैठ युद्ध लड़ा था और इसी स्थान पर दोनों ही योद्धाओं को वीरगति प्राप्त हुई। आज उनकी समाधि यहाँ बनी हुई है। और यह है चित्तौड़गढ़ किले का 7वां और अंतिम दरवाज़ा रामपोल। इसी दरवाजे के आसपास आपको चित्तौड़गढ़ किले में ठहरने के लिए काफ़ी अच्छे होटल मिल जाएंगे। हमने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ही होटल में स्टे लिया है। यहाँ पर कई सारे होटल बने हुए हैं जहाँ पर आपको रिजनेबल रेट में रूम्स मिल जाएंगे। हालांकि 5 स्टार नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होटल्स हैं। यहाँ से आप रात के समय पूरे चित्तौड़गढ़ शहर का नज़ारा देख सकते हैं और चित्तौड़गढ़ किले में घूमने के लिए भी आपको काफ़ी आसानी होगी। कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते थे, जिसमें आम जनता से लेकर राज परिवार, दास दासियाँ और सैनिक शामिल थे। हालांकि आज भी 5000 से ज़्यादा लोग किले में रह रहे हैं। सुबह 8 बजे हमने चित्तौड़गढ़ किले की यात्रा शुरू की। 700 एकड़ में फैले इस विशाल किले में हम पैदल नहीं घूम सकते, इसलिए ऑटो रिक्शा या अपनी निजी कार से ही किले के सारे पॉइंट्स देख सकते हैं। हर पॉइंट पर पार्किंग की काफ़ी अच्छी सुविधा की हुई है। और सबसे पहले हमने भारत सरकार ASI डिपार्टमेंट का चित्तौड़गढ़ किले का टिकट लिया। इस एक ही टिकट से हम किले के सारे पॉइंट देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ किले की यात्रा में सबसे पहले हम चल रहे हैं किले के उत्तरी द्वार की तरफ, जिसे लखोटिया बारी या लखोटिया दरवाज़ा कहते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में हुए तीसरे शाके में इस द्वार का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था, जहां अकबर की सेना ने अपना सबसे पहला मोर्चा खोला था और इसी द्वार से सबसे पहले किले में घुसने की नाकाम कोशिश की थी। किले के इस भाग में कोई टूरिस्ट नहीं आता है, क्योंकि यहाँ तक आने की कोई सड़क या रास्ता बना हुआ नहीं है। आज भी किले का ये द्वार काफ़ी अच्छी स्थिति में है, लेकिन यहाँ से नीचे जाने की सड़क पूरी टूट चुकी है। इस द्वार के पास जयमल जी और कल्लाजी का मंदिर बना हुआ है और नीचे लखोटिया जी का स्थान बना हुआ है। अभी मेरे साथ है यहाँ के गाइड यूनियन के प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह सोलंकी, जो कि यहाँ के कुल 250 गाइड के प्रेसिडेंट हैं। इनके मार्गदर्शन में हम पूरा चित्तौड़गढ़ किला देखते हैं। चित्तौड़गढ़ किला एक बड़ी सी व्हेल मछली के आकार का है। सरकार ने अब इस किले को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा जहाँ आम लोग रहते हैं, दूसरा हिस्सा ASI के अंतर्गत आता है जहाँ टूरिस्ट घूमते हैं, और तीसरा हिस्सा एक डियर रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। किले में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम चल रहे हैं कुंभा महल। कुंभा महल किले का सबसे बड़ा महल है, जहां पूरा राजकीय परिवार एक साथ रहता था। महल के इसी आंगन में राणा कुंभा सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। ये महल इतना बड़ा है कि इस महल के सारे कमरे देखने में आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। हालांकि महल के ज़्यादातर कमरे अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। महल के कमरों की बनावट इस तरह से की हुई थी कि बाहर के मुकाबले कमरों के अंदर का तापमान लगभग 5 डिग्री तक कम रहता था, और इस फर्क को हम आज भी महसूस कर सकते हैं यहाँ पर। महाराणा कुंभा ने साल 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ पर राज किया था और अपने 33 साल के राजकाल में कुंभलगढ़, अचलगढ़ समेत कुल 32 किलो का निर्माण करवाया था। ये सामने दिखाई दे रही है सन बालकनी, इसे सूरज गोखले कहते हैं।
यहाँ पर पहले के समय में सोने का सूरज रखकर उसकी पूजा करते थे, क्योंकि बारिश के दिनों में सूरज यहाँ दिखाई नहीं देता था। महल के अंदर ही यह एक भूमिगत सुरंग बनी हुई है। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। यहाँ से एक रास्ता 1 किलोमीटर घूमता हुआ नीचे युद्ध के मैदान में जाता है और दूसरा रास्ता यहाँ से गोमुख कुंड तक जाता है, जहाँ राजकीय परिवार की रानियाँ स्नान और पीने के पानी के लिए इस सुरंग से जाती थी। अभी हम किले की इस दीवार की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर आप पीछे पूरा चित्तौड़गढ़ शहर देख सकते हैं। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त नज़ारा दिखाई देता है इस पूरे शहर का। कुंभा महल में यह है पन्नाधाय का कमरा। पन्नाधाय मेवाड़ राजवंश की दासी थी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की हत्या होते हुए देख मेवाड़ राजवंश के राणा उदय सिंह की जान बचाई थी और आगे चलकर उन्हीं उदय सिंह के यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभा महल से आगे हम चल रहे हैं विजय स्तंभ के पास, यानी टावर ऑफ विक्ट्री, जिसे राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात प्रांत पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। इस टावर को बनने में कुल 10 साल का समय लगा था, यानी 1448 में शुरू होकर 1458 में ये पूरा हुआ। उस समय इस स्तंभ को बनाने में 90 लाख का खर्चा आया था। 122 फीट ऊंची ये 9 मंजिला इमारत है और इसमें ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इस विजय स्तंभ के महत्व की वजह से राजस्थान पुलिस के लोगों में जो सिंबल लगा है वो इसी विजय स्तंभ का है। ये जो आप सामने मैदान देख रहे हैं, ये है जौहर कुंड, जिसमें चित्तौड़ के इतिहास में 3 बार हजारों क्षत्राणियों ने सामूहिक जौहर किया था। पहला जौहर सन 1303 में रानी पद्मिनी के साथ 16,000 क्षत्राणियों ने किया था, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले में घुसी थी। दूसरा जौहर सन 1538 में, जब राणा सांगा बहादुर शाह जफर से युद्ध हार गए थे, तब रानी कर्णावती ने 13,000 क्षत्राणियों के साथ जौहर किया था। और तीसरा जौहर सन 1568 में रानी फूल कंवर ने 7,000 क्षत्राणियों के साथ ही मेवाड़ की आम औरतें और बच्चों के साथ किया था। तब पत्ताजी की मृत्यु के बाद अकबर की सेना किले में घुसी थी। इस जौहर कुंड की गहराई 40 फीट की थी। सन 1968 के बाद भारत सरकार ने इस कुंड को मिट्टी से भरवाकर एक मैदान बना दिया और निशानी के तौर पर एक छोटा सा हवन कुंड यहाँ रखा। हर साल मार्च के महीने में यहाँ जौहर उत्सव मनाया जाता है। तब देश के कोने कोने से क्षत्रिय यहाँ आकर रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती और रानी फूल कंवर के साथ उन हजारों क्षत्राणियों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जो मेवाड़ की खातिर जौहर हो गई थी। जौहर कुंड के पास ये है सती मंदिर। जौहर के समय हजारों क्षत्राणियाँ इसी मंदिर में दर्शन कर लाइन से कुंड की आग में कूदती जाती थी। चित्तौड़गढ़ किले की इन्हीं वीरांगनाओं को समर्पित किले के नीचे जौहर ज्योति मंदिर बना हुआ है, जहां सन 1968 से निरंतर जौहर ज्योत जल रही है और इसी मंदिर में रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती और रानी फूल कंवर की मूर्तियां स्थापित है। ये मंदिर किले की दीवार के बिल्कुल ही पास में है। अब हम चल रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले के सबसे महत्वपूर्ण कुंड की तरफ, और ये है गोमुख कुंड। पिछले 1500 वर्षों से इस कुंड में निरंतर पानी बह रहा है और आज तक इस कुंड का पानी कभी खाली नहीं हुआ है। राज परिवार की रानियां कुंभा महल से सुरंग के रास्ते इसी कुंड में स्नान और भगवान शिव की पूजा करने आती थी। 10 साल पुरानी टंकी हो गई, लीकेज हो गई, मकानों में छत रिसता है, पानी रिसता है। हाँ। और आपके सामने देखो 1500 सालों से पानी चल रहा है कंटिन्यू, आज तक पानी कभी बंद नहीं हुआ। इसे गोमुख कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि नीचे इस मंदिर में इस गाय के मुख के आकार के पत्थर से हमेशा पानी बहकर इस कुंड में आता है और पिछले 1500 सालों से निरंतर ये पानी इस गोमुख से बह रहा है। कहा जाता है कि कोई नहीं जानता ये पानी कहाँ से आता है और ये पानी सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। यहाँ पर इन किले की दीवारों को देखिए। इन दीवारों पर दुश्मन किसी भी स्थिति में ऊपर नहीं चढ़ सकता। ये जो खांचे बनाए हैं, इन खांचों में से गर्म तेल की धाराएं छोड़ी जाती थी। अगर दुश्मन किले की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करे तो इससे उनके हाथ और पैर जल जाते थे और वो नीचे गिर जाते थे। चलिए अब चलते हैं उस मंदिर और सुरंग मार्ग की तरफ, जहाँ से राज परिवार की रानियाँ इस कुंड में स्नान करने आती थी। और ये है वो गुफा मार्ग जहाँ से राजकीय रानियाँ गोमुख कुंड में स्नान करने आती थी। हालांकि सरकार ने अब इस मार्ग को बंद कर दिया है।
यहाँ पर हम रानी पद्मिनी की पत्थर में तराशी हुई तस्वीर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कितनी सुंदर थी रानी पद्मिनी। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये है समादेश्वर या त्रिमूर्ति मंदिर। इसका निर्माण राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर के अंदर अखंड 9 फीट की मूर्ति है, जिस पर ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति बनी हुई है और इस मूर्ति का आधा भाग जमीन के अंदर है और आधा जमीन के बाहर है। ये है कुंभशाह मंदिर, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ किले के 113 मंदिरों में ये सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इस मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया था। आगे 14वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवा इसमें राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित करवाई। क्योंकि इस मंदिर का पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए इस मंदिर को कुंभशाह मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर परिसर में एक और छोटा मंदिर है, ये है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई का जन्म मेड़ता शहर के पास कुड़की गांव में हुआ था और उनकी शादी चित्तौड़ राजवंश में राजा भोज से हुई थी। मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण की परम भक्त थी और विवाह के बाद भी उनकी कृष्ण भक्ति में कोई कमी नहीं आई। आगे राजा भोज की मृत्यु के बाद मीराबाई अपना ज़्यादातर समय श्री कृष्ण की भक्ति में इसी मंदिर में बिताने लगी, पर राज परिवार को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और कहा जाता है कि इसी मंदिर में उन्हें 2 बार मारने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि पहली बार उन्हें जहर देकर और दूसरी बार जहरीले सांप से उन्हें मारने का प्रयास किया गया। मंदिर में श्री कृष्ण और मीराबाई की ये मार्बल की मूर्तियाँ साल 2002 में यहाँ लगाई गई थी। कहा जाता है कि यहाँ से जाते वक्त श्री कृष्ण की असली मूर्ति मीराबाई अपने साथ द्वारिका ले गई। मीराबाई के मंदिर के सामने ही एक छतरी के नीचे उनके गुरु रविदास जी की चरण पादुकाएं बनी हुई है। यहाँ से आगे अब हम चल रहे हैं रानी पद्मिनी की महल की तरफ। इस महल को अब सरकार ने रिनोवेट करवाकर यहाँ पर बहुत ही अच्छा गार्डन लगा दिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के ना मिलने पर इस पूरे महल को खंडित कर दिया था। पैलेस के इस भाग में दासियों के रहने के कमरे बने हुए थे, जिनकी छत अब लगभग टूट चुकी है। और ये है रानी पद्मिनी का तालाब के बीचों बीच 2 मंजिला महल। इस महल में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता था। रानी पद्मिनी नाव में बैठकर इस महल में जाया करती थी। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को महल के इस तरफ से उस तरफ खड़ी रानी पद्मिनी की छवि पानी के अंदर दिखाई गई थी, क्योंकि उस समय कोई आईना नहीं होता था। इस महल का निर्माण रानी पद्मिनी के लिए ही किया गया था। ये है जयमल पताजी का महल। चित्तौड़गढ़ किले में जयमल पताजी का महल राजपूतों की शौर्य और वीरता का प्रतीक है। ये 3 मंजिला इमारत अपने समय में बहुत ही शानदार रही होगी, जो अब लगभग खंडर हो चुकी है। जयमल पताजी ने अकबर की सेना से घनघोर युद्ध करते हुए गढ़ की रक्षा की और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस महल में पताजी का मंदिर बना हुआ है और सामने काली माता का मंदिर है। चित्तौड़गढ़ के बाकी महलों की तरह ही इस महल की भी अब केवल दीवारें ही बची है। किले के अंदर ही अभी हम एक तालाब के पास चल रहे हैं। इस तालाब में इतनी बड़ी मात्रा में मछलियां हैं, बाहर से कुछ भी नहीं पता चलता है। जैसे ही इनमें दाना डालते हैं, पूरी मछलियां सतह पर आ जाती है। चलिए आपको दिखाता हूँ ये ज़बरदस्त नज़ारा। देखिए अंकल जी यहाँ पर दाना डाल रहे हैं मछलियों को। ये देखिए मछलियाँ पूरी पानी की सतह पर आ चुकी है और आप हाथ से इन्हें पकड़ सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में मछलियाँ यहाँ पर आई हुई है। पताजी के महल से आगे अब हम चल रहे हैं काली माता के मंदिर। 7वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक यह एक सूर्य मंदिर था, जहाँ भगवान सूर्य की पूजा की जाती थी। आगे 13वीं सदी में यहाँ माँ काली की मूर्ति स्थापित की गई। काली माता राजपूतों की कुल देवी और आराध्य देवी है। इस मंदिर के आसपास आपको कई सारे छोटे छोटे शिवलिंग दिखाई देंगे। पहले के समय में माता को मुर्गों की बलि दी जाती थी, पर अब इन मुर्गों को अब यहाँ जिंदा ही अर्पित किया जाता है। चित्तौड़गढ़ किले में कुल 84 छोटे बड़े पानी के कुंड और तालाब थे, जिनमें से 13 ऐसे कुंड थे जिनमें 12 ही महीने पानी टिका हुआ रहता था। हालांकि मुगल सेना ने ज़्यादातर पानी के कुंड और तालाब तोड़ दिए थे। तो अभी हम आ गए हैं सूरज पोल की तरफ। ये है इस किले का मुख्य द्वार, यानी कि फ्रंट साइड। सन 1500 तक सूरजपोल दरवाजा चित्तौड़गढ़ किले का मेन एंट्री गेट हुआ करता था। क्योंकि सूरज की पहली किरण इस द्वार पर पड़ती थी, इसलिए इसे सूरजपोल कहा जाता था।
यहाँ पर आपको बता दें कि पोल का मतलब होता है द्वार या दरवाज़ा, और चित्तौड़गढ़ किले के लगभग सारे महत्वपूर्ण युद्ध इसी तरफ से लड़े गए थे। और इस तरफ भी नीचे से लेकर ऊपर तक किले के 7 दरवाजे बने हुए हैं। और सामने जो मैदान दिखाई दे रहा है वहीं पर खिलजी की सेना आकर रुकी थी, अकबर की सेना आकर रुकी थी युद्ध करने के लिए। सूरजपोल के पास ही ये है आर्य राजवंश का एकमात्र मंदिर। 1500 वर्ष पुरातन ये मंदिर चित्तौड़गढ़ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि आर्य राजवंश का शमशान इस मंदिर के पास ही हुआ करता था। हालांकि मुगल सेना ने इस मंदिर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। सूरजपोल से आगे अब हम आ गए हैं कीर्ति स्तंभ के पास में। कीर्ति स्तंभ एक 70 फीट ऊंचा 5 मंजिल इमारत है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इस पर बहुत ही सुंदर कलाकारी की हुई है और ये लगभग 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके पास में ही एक सुंदर सा जैन मंदिर भी है। हालांकि यहाँ पर पूजा पाठ नहीं की जाती है, केवल ये टूरिस्ट प्लेस ही है। इसी कीर्ति स्तंभ को देखकर आगे चलकर 14वीं शताब्दी में विजय स्तंभ को बनाया गया था, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। चित्तौड़गढ़ किले के उत्तरी और आखिरी छोर पर ये जो आप पैलेस देख रहे हैं, ये है रतन सिंह पैलेस। इस पैलेस का निर्माण 16वीं शताब्दी में रतन सिंह द्वितीय ने करवाया था। रतन सिंह द्वितीय राणा सांगा के बेटे थे। इस महल का इस्तेमाल उस समय में समर पैलेस के तौर पर किया जाता था। पूरा राजकीय परिवार गर्मियों के मौसम में इसी महल में रहता था। महल के सामने बने इस तालाब के पानी से ठंडी हवाएं पूरे महल को गर्मी से बचाती थी। चित्तौड़गढ़ किले के बाकी इमारतों के मुकाबले रतन सिंह पैलेस आज भी काफ़ी ठीक स्थिति में है, लेकिन चित्तौड़गढ़ किले के बाकी जगहों के मुकाबले इस पैलेस को देखने काफ़ी कम टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते टूरिस्ट लगभग पूरी तरह से थक चुके रहते हैं। ये महल थोड़ा सा भूल भुलैया जैसा है। आपको जल्दी से यहाँ नीचे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। कई कमरों में फिरते हुए हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। चलिए वापस उसी रास्ते से चलते हैं जहाँ से हम आए थे। अब हम आ गए हैं फतेह प्रकाश पैलेस के पास में। चित्तौड़गढ़ किले में ये एक गवर्नमेंट म्यूजियम है, जहाँ पर इस किले से संबंधित कई सारी वस्तुएं रखी हुई है। हालांकि ज़्यादातर सामग्री अब उदयपुर के पैलेस में शिफ्ट कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी चित्तौड़गढ़ की यात्रा पूरी होती है। अब चलिए वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने मेवाड़ राजवंश के साथ ही पूरे भारतवर्ष की शान चित्तौड़गढ़ किले को देखा। आपको ये स्थान, ये जगह कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जर्नी में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।